नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदमखोर चीते के तीसरे और आखिरी भाग में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पर आदमखोर चीते का सबसे ज़्यादा खतरा है और इसका केवल एक ही उपाय है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि अचानक शहर में लोगों की मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। अफवाह थी कि इन्हें आदमखोर चीते ने मारा है। इस केस को सुलझाने बाल जासूस चक्रम और अकरम ने शहर में प्रवेश किया, जहां से उन्हें यह पता चला कि सुरेश के साथ दो और साथी थे, रहीम और सुभाष, जो अभी फिलहाल रानीगंज में होंगे। यहाँ रहीम और सुभाष अपने एक और साथी रोजी के साथ प्रतापगढ़ फरार हो गए, लेकिन बीच रास्ते में ही किसी नकाबपोश ने तीनों को रोक लिया और अपने साथ चलने को कहा, मगर तभी आदमखोर चीता वहां आ गया और चारों पर हमला कर दिया। अब आगे। तभी एक दूसरा शरीर सड़क से उछला और इससे पहले कि सुभाष का शरीर खाई में गिर जाता, दो मजबूत हाथों ने उसे हवा में ही थाम लिया। सुभाष बेहोश हो चुका था। वह नहीं देख सका कि उसकी जान बचाने वाला फरिश्ता कौन है। चक्रम अकरम टैक्सी को वापस भेजकर सड़क के रास्ते आगे ना बढ़कर पहाड़ी पर चढ़ते हुए छोटे रास्ते से उस ओर बढ़े जिस ओर नंबर 3 ने आने का संकेत किया था। वे अभी कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि रिवॉल्वर का पहला धमाका सुना। गोली उसी की ओर चली थी जिस ओर वे बढ़ रहे थे। धमाके ने जैसे ही उनके पैरों में स्प्रिंग लगा दिया हो। लंबी लंबी छलांगे लगाते हुए वे तेजी से पहाड़ी पर चढ़े, लेकिन उस पहाड़ी के आगे दूसरी पहाड़ी थी। धमाका उसी के पीछे हुआ था। फिर दूसरा धमाका हुआ। वे आधे ढलान पर थे। उसके बाद धमाके के बाद धमाका होने लगे। दोनों ने धमाकों को गौर से सुना और अनुमान लगाया कि ये धमाके 3 रिवॉल्वरों से 3 आदमी कर रहे हैं। चीख भी गूंजी थी, एक महिला की और 2 पुरुषों की। दोनों को अफसोस था कि आने में थोड़ी देर हो गई, और जब वे पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा 2 बूढ़े एक चीते पर दनादन फायर कर रहे हैं। यह नज़ारा दूसरी पहाड़ी का था। दोनों फिर ढलान पर उतरे और उन्हें सड़क पर खड़ी कार नजर आई। दूसरी पहाड़ी के ढलान पर जब वे कूदे तो एक चीख गूंजी, फिर दूसरी चीख गूंजी और ऊपर से एक बूढ़ा नजर आया जो बेसहारा ढलान पर दौड़ा चला आ रहा था। सहसा ही बूढ़ा गिरा और तेजी से लुढ़क कर इनकी ओर आने लगा। दोनों उसे रोकने के लिए रास्ते में खड़े हो गए, लेकिन बूढ़े का शरीर एक पत्थर से टकरा गया और वह उछल गया और उनके शरीर के ऊपर से होता हुआ कार की छत पर गिरा और एक बार फिर उछला। लेकिन इससे पहले कि वह खाई में गिरता, अकरम बिजली की फुर्ती से पलटकर लंगूर की तरह उछला और दूसरे ही क्षण उसकी बाहों में बूढ़े का शरीर था। बूढ़े के शरीर को सड़क पर डालकर दोनों ढलान की ओर आगे बढ़े, क्योंकि बूढ़ा बेहोश हो चुका था। अकरम प्यारे, बूढ़े के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? चक्रम ने ढलान पर अकरम के साथ साथ छलांगे लगाते हुए पूछा। ये नंबर 3 नहीं हो सकता। मैंने देखा था, इसकी दाढ़ी उतरी हुई थी। ये कोई 25-30 वर्ष का युवक है, जबकि हमारी बाल सीक्रेट सर्विस में 16 वर्ष की उम्र से अधिक के लड़के नहीं हैं। करेक्ट। इसका मतलब नंबर 3 ऊपर है, आदमखोर चीते के पास। हाँ, और तभी फायर हुआ और फायर के साथ ही चीते की तेज गुर्राहट गूंजी। दोनों पहाड़ी की चोटी पर आ गए थे और दूसरी ओर के ढलान पर खड़ा था काली पीली धारियों वाला चीता। चीते के आगे मुश्किल से 20-25 कदम आगे था एक नकाबपोश जिसके हाथ में दबा रिवॉल्वर मचल रहा था। चीता अपने स्थान पर रुका हुआ था। नकाबपोश चीते की आंखों में झांक रहा था और चीता नकाबपोश की आंखों में। तभी नकाबपोश ने फायर किया। धमाके के साथ ही चीता उछला और गोली से अपने आप को बचा गया। अकरम प्यारे, चक्रम हैरानी से पल के झपकाता हुआ बोला। कहो चक्रम प्यारे, अकरम बोला, जो दनादन मूर्खों की तरह पलकें झपकाता हुआ चीते की ओर देख रहा था। चीता राम बड़ी चालू चीज है, गोली से साफ साफ बचा गए अपने आप को। तभी नकाबपोश ने अगला फायर किया। इस बार चीते ने अपने आप को हवा में उछाला। इस बार निशाना तो चूका ही, साथ ही चीते ने नकाबपोश को दबोच लेना चाहा, लेकिन कम नकाबपोश भी नहीं था। जैसे ही हवा में उड़ता हुआ चीता उसके सिर पर आया, नकाबपोश ने दाईं ओर छलांग लगा दी। चीते के हाथ खाली जमीन लगी, लेकिन गिरने के साथ ही वह नकाबपोश पर झपटा जो अब तक लुढ़क ही रहा था।
तभी चक्रम एक पत्थर उठाकर गोली की रफ्तार से ढलान पर बढ़ते हुए ही उसने देखा चीता छलांग लगा चुका था। उसका दाया पंजा हवा में उठ चुका था, लेकिन इससे पहले कि उसका पंजा नगाबपोश के मुंह में पड़ता, चक्रम ने पूरी शक्ति से पत्थर उछाल दिया। पत्थर चीते के सिर पर लगा और उसका बैलेंस बिगड़ गया। नकाबपोश को अवसर मिला, उसने अपने दोनों पैर चीते के पेट पर रखे और उसे दूर उछाल दिया और फिर अपना रिवॉल्वर सीधा किया और इससे पहले कि चीते का शरीर जमीन पर गिरता, नकाबपोश ने फायर किया। धां! लेकिन वाह रे चीते! धमाके के साथ ही हवा में ही उसने अपने शरीर को उछाल दिया। गोली सन सन करती उसके पास से निकल गई। चीता जमीन पर गिरा, तभी नकाबपोश ने दूसरा फायर किया, लेकिन चीता जो धमाका सुनकर छलांग लगा देता था, वह अपने आप को बचा गया। चीते ने एक क्रोध भरी गुर्राहट नकाबपोश की ओर उछाली और फुर्ती से झपटा। नकाबपोश भी जैसे अपने आप को उससे कम फुर्तीला नहीं समझता हो। चीते के साथ ही नकाबपोश ने भी छलांग लगाई और चीते के ऊपर से होता हुआ चीते के स्थान पर कूदा, जबकि चीता उसके स्थान पर कूदा था। तभी तालियां बजीं। वाह वाह, लगता है जंगल के माहौल पर लिखी गई कहानी का कोई आखिरी सीन चल रहा है। नकाबपोश के साथ चीता भी आवाज की दिशा में घूमा। सामने खड़े थे चक्रम और अकरम। नकाबपोश गुर्राया, सावधान, ये साधारण चीता नहीं है। अम्मा प्यारे नंबर 3, ये तो हम भी जानते हैं कि यह साधारण चीता नहीं है और ना ही ये जंगल में पैदा हुआ होगा। यह किसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ होगा, किसी सभ्य घराने की महिला की कोख से, चक्रम ने कहा और अपनी कमर में लिपटी रेशम की डोर खोलने लगा। अकरम पहले ही रेशम की डोर खोल चुका था और उसका फंदा सही कर रहा था। मजाक मत करो, नकाबपोश गरजा। इस चीते पर दर्जनों गोलियां चलाई हैं, इसके बावजूद तुम देख रहे हो यह सही सलामत है। हमारा इरादा इस पर कारतूस खर्च करने का नहीं है प्यारे नंबर 3, अकरम बोला। इसे तो हम रस्सी से बांधकर घर ले जाएंगे, फिर खूंटे से बांधकर बाल्टी भरकर इसका दूध निकाल लेंगे। अबे ये मादा चीता नहीं है जो तू दूध निकाल लेगा, चक्रम ने कहा। अरे मादा का तो दूध सब निकालते हैं, हमारा नाम चक्रम अकरम है। हम नर चीते के दूध की चाय बनाकर अपनी बाल सीक्रेट सर्विस के सभी सदस्यों को पिलाएंगे। और तभी चीते ने अकरम पर छलांग लगाई। अकरम हवा में उछला और चीते से भी कई ज्यादा ऊंचाई तक उछलकर उसके ऊपर से होता हुआ ठीक नकाबपोश के सामने कूदा और कूदने के तुरंत बाद उसने नकाबपोश की ओर हाथ बढ़ाकर मुस्कुराकर कहा, मुझे अकरम द ग्रेट कहते हैं, मुझे नंबर 3। नकाबपोश ने हाथ मिलाया। उधर चीता अकरम के स्थान पर कूदा था और तभी चक्रम का हाथ लहराया था। उसके हाथ में दबी रेशम की डोर का फंदा चीते की गर्दन में उलझा और चक्रम द्वारा दिए गए झटके को कस गया। चीता क्रोध भरी गुर्राहट के साथ चक्रम की ओर उछला और तभी उसके शरीर को एक और झटका लगा, क्योंकि तभी अकरम का फेंका हुआ फंदा चीते की गर्दन में आ फंसा था। अब चीते के एक ओर अकरम था और दूसरी ओर चक्रम था। दोनों रेशम की मजबूत डोरी को ताने खड़े थे। चीता अपने स्थान से हिल भी नहीं सकता था, फंदे उसकी गर्दन में कस गए थे। प्यारे नंबर 3, इसे कहते हैं 99 का फंदा। चलाओ अब जी भर के गोलियां, एक भी बेकार नहीं जाएगी, चक्रम ने कहा। चीते की फंसी फंसी गुर्राहट उबर रही थी, वह अपने पंजे रस्सी पर मार रहा था। नकाबपोश उछलकर चीते के मुंह की तरफ आया और फायर करने के लिए अपना रिवॉल्वर आगे बढ़ा दिया। सहसा ही एक चमत्कार हुआ, चीते के दोनों अगले पंजे उतर आए थे और काले दस्ताने में लिपटे 2 हाथ नजर आने लगे, जो आत्मसमर्पण के लिए ऊपर उठ गए। चीता अब आदमी की तरह पिछले पैरों पर सीधा खड़ा था। नकाबपोश की रिवॉल्वर नीचे झुक गई। नमस्कार चीते राम जी, अकरम आश्चर्य से पलकें झपकाते हुए उछल कर चहके। चीते के उठे हुए दोनों हाथ अपने सिर पर गए और उसने अपना सिर उतार दिया। चीते का भयानक सिर अब चीते के हाथ में था और अब उसके स्थान पर नजर आ रहा था एक काला इंसानी चेहरा। चक्रम ने जेब में हाथ डाला और रेशम की डोरी की एक गुच्छी नकाबपोश की तरफ उछाल दी और कहा, इसके हाथ पैर बांध दो। चीते ने पूरी पोशाक एक स्थान पर रखी थी। पोशाक असली थी, यानी चीते को मारकर बड़ी सफाई से उसकी खाल उतार ली गई थी। जिसने उस खाल को पहना हुआ था वह एक इंसान था, लेकिन चेहरे और हाथों को छोड़कर उसके पूरे बदन पर वनमानुष की तरह काले घने बाल थे। वह बोल सकता था।
चक्रम अकरम और नकाबपोश की ठोकरों से लाचार होकर उसने बताया कि कुछ वर्ष पहले वह जंगल में ही रहता था। एक दिन मेरा टकराव कुछ शहरी लोगों से हुआ। उसमें से एक ने मुझे बंदी बना लिया और पकड़ कर ले आया। उसने मुझे बोलना सिखाया और कई वर्षों तक उसने मुझे ट्रेन किया। मैं जंगल में रहता था, सारे जंगली जानवरों के तौर तरीकों से वाकिफ़ था। उनकी बोलियां निकाल कर मैं उन्हें धोखा देता था और अकेले में ले जाकर उनका शिकार कर लेता था। मेरी उन खूबियों का फ़ायदा उठाने के लिए उसने मुझे उठाया था और ट्रेंड किया था। मेरे गले का ऑपरेशन करके उसने मुझे बोलना सिखाया और पढ़ना लिखना सिखाया। उसने मुझे जंगली जानवर से आदमी बना दिया। शायद मैं आदमी ही था। बचपन में शायद मेरे माँ बाप मुझे जंगल में छोड़ गए थे। वहाँ के माहौल और वातावरण में मैं पल कर बड़ा हुआ हूँ। बहुत से जंगली जानवरों से मेरी दोस्ती थी। उनमें से एक चीते का परिवार भी था। चीते की फुर्ती, चुस्ती, चाल ढाल सब मैंने उन्हीं से सीखी थी। धीरे धीरे जैसे मैं आदमी बनता गया, मुझे पता चला कि जंगल और शहर में क्या फ़र्क है। मुझे उस आदमी ने बहुत सुख दिए, वह मेरा देवता है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आदमी बनने के बाद उसके पूरे सुख लूटने से पहले मैं मारा जाऊं। वह कौन है जिसने तुम्हें आदमी बनाया? चक्रम ने पूछा। वह मैं हूँ, पीछे से आवाज़ उभरी। तीनों आवाज़ की दिशा में घूम गए और अपने सामने एक अधेड़ व्यक्ति को देखा जिनके हाथों में रिवॉल्वर थे। चक्रम अकरम ने हैरानी से पलकें झपकाईं और एक साथ हाथ जोड़कर बोले, नमस्कार श्रीमान जी, आपसे मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। जरूर होगी, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दांत पीसते हुए कहा, और यह तुम्हारी आखिरी प्रसन्नता है। इसके बाद तुम्हें दुख होगा और जब एक एक करके तुम तीनों मेरे रिवॉल्वर की गोली का निशाना बनोगे। भाई अकरम, चक्रम ने बोला। कहो भाई चक्रम, सुना तुमने अंकल जी क्या कह रहे हैं? बड़ी भयानक बात कर रहे हैं, कहते हैं गोली मार देंगे। अबे नहीं यार, चक्रम बोला, ये तो मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं, मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में पहुंचाने आया हूँ। तैयार हो जाओ। अधेड़ व्यक्ति का जवाब। अकरम तपाक से बोला, चक्रम ये तुमसे कह रहे हैं। अबे मेरी इनसे क्या दुश्मनी? चक्रम बोला, ये तुझसे कह रहे हैं, तैयार हो जाओ मरने के लिए। ये लो कर लो बात। अबे भूतनी के, ये तुझसे कह रहे हैं, मेरे तो ये अंकल हैं। अकरम गुस्से से चीखा। नकाबपोश हैरानी से दोनों को देख रहा था। उसकी समझ से यह दोनों बाहर थे। अधेड़ व्यक्ति भी अपने स्थान पर खड़ा कुछ विचलित सा नजर आ रहा था। दूसरी ओर रेशम की डोरियों से बंधा हुआ जंगली मचल रहा था। देख अकरम, चक्रम आस्तीन चढ़ाने लगा, तू मुझे फंसाने की कोशिश मत कर, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तूने इस जंगली पर पत्थर फेंका था और फंदा डाला था। अंकल जी की दुश्मनी तेरे साथ है। हा हा हा। चक्रम ने हाथ नचाया। अब कितना भोला बन रहा है, तूने तो जैसे कुछ किया ही नहीं। ठीक है, हम फैसला कर लेते हैं, जो उस पहाड़ी पर पहले पहुंच जाएगा, अंकल उसे गोली नहीं मारेंगे। ठीक है, कहने के साथ ही दोनों चढ़ाई पर दौड़ने के लिए तैयार हो गए। ठहरो, सहसा ही अधेड़ व्यक्ति गरज उठा, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मैं समझ गया तुम मुझे उल्लू बनाना चाहते हो। मैं नहीं, ये आपको उल्लू बनाना चाहता है, इसने ही भागने का प्रस्ताव रखा है। चक्रम बोला। देख देख, अब मुझे गुस्सा आ जाएगा। अकरम, तू भागना चाहता है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, कहकर अकरम चक्रम पर झपटा। अकरम का जोरदार घूंसा चक्रम के जबड़े पर पड़ा और एक चीख के साथ वह अधेड़ व्यक्ति की ओर उछल गया, जैसे यह किसी स्टंट फिल्म का भौड़ी कॉमेडी का दृश्य फिल्माया जा रहा हो। चक्रम उछलकर अधेड़ व्यक्ति पर इतनी तेजी से गिरा कि अधेड़ व्यक्ति भौचक्का सा रह गया, जबकि उसका रिवॉल्वर चक्रम ने झपट लिया था। भाई चक्रम, अकरम पीछे से बोला। अरे भाड़ में गया चक्रम। चक्रम बाएं हाथ में अपना जबड़ा सहलाता हुआ बोला। सारा जबड़ा हिल गया। इतनी जोर से मारने के लिए किसने कहा था? नकाबपोश का दिमाग हैरान रह गया था। उनकी चालाकी पर अब उन्हें यही समझ रहा था कि अकरम चक्रम मौत को भी सामने देखकर एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। अब उसकी समझ में आया कि अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों से वे अपने दुश्मन को इस प्रकार गफलत में डाल देते हैं। तभी अकरम नकाबपोशों की ओर आया और बोला, लीना जी, अब नकाब उतार दो, मामला निपट गया है। नकाबपोश की आंखों में आश्चर्य के भाव उभरे, फिर उसकी आंखें फैलती चली गईं। उसके मुंह में धीमी सी आवाज़ निकली, तुम मुझे पहचानते हैं? अकरम ने पूरा वाक्य किया। नकाबपोश ने उत्तर दिया। अब वहाँ नीला भास्कर का मुस्कुराता ताजे गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा था। तभी उसने एक झटके से अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया और बोली, डैडी। सब ने पहाड़ी की ओर देखा, जहां पुलिस सुपरिटेंडेंट दर्जनों पुलिस जवानों के साथ आ रहे थे। इन्हें किसने न्योता भेजा? चक्रम पलकें झपकाता हुआ बोला, मैंने, लीना ने कहा। जब तुम जंगली को पीटने में व्यस्त थे, मैंने रिस्ट वॉच में छिपे ट्रांसमीटर पर कमिश्नर साहब को पूरा विवरण दे दिया था। उन्होंने ही डैडी को आदेश दिया होगा। कहने के साथ ही वह पीछे हटने लगी और जाते जाते बोली, मैं होटल में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी।
वीर सिंह राणा था उस अधेड़ व्यक्ति का नाम, जो आखिर में खुद ही चक्रम अकरम के बीच आ फंसा था। उसने अपने अपराध कबूल किए। वह एक देशव्यापी स्मगलर गिरोह का सरगना था। पुलिस ने देश में फैले उनके 16 ठिकाने पर छापा मारा। करोड़ों का सोना और हीरे जवाहरात उन ठिकानों पर मिले। उसका काम सिर्फ सोने और हीरों की तस्करी करना था। चक्रम अकरम पुलिस दल के साथ पुलिस चौकी तक भी नहीं गए थे। वे सीधे होटल पहुंचे थे, जहां लीना उनके कमरे में उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। कमरे की चाबी उसने मैनेजर से प्राप्त कर ली थी, जो उसके लिए चाबी तो क्या, अपनी सारी दौलत न्यौछावर कर सकता था। चूंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, वह लीना को उसके माँ बाप से बढ़कर चाहता था। लीना ने उन्हें बताया, कमिश्नर साहब ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम यहाँ आओगे। मैंने पहली मुलाकात तुमसे यहीं कल शाम को की थी और तुमसे भाई का रिश्ता जोड़ लिया। पहले से ही मैं तो सब जान चुकी थी, जो तुमने आज सुबह सुरेश के घर पहुँच कर जाना। मैं रहीम और सुभाष के पीछे थी और उनकी पूरी योजना जान चुकी थी। उनकी योजना के अनुसार मैंने तुम्हें कॉल किया और वहाँ बुलाया था, शायद यही जानने के लिए तुम बेचैन थे। यस माय डियर सिस्टर, चक्रम बोला। अब बताओ मेरा काम कैसे रहा? शानदार, दोनों एक साथ बोले। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी बाल सीक्रेट सर्विस में कोई एक ऐसी लड़की भी है जिसने हम पर अपनी बहादुरी का सिक्का जमा दिया। तुम मुझे बना रहे हो? लीना तुनक कर बोली। अजी हम क्या बनाएंगे, आपको बनाने वाला तो ऊपर वाला है। क्यों भाई चक्रम? हाँ भाई अकरम, अब मामला तय करो, हमें लौटना भी है। नहीं, 2 दिन बाद लौटने का प्रोग्राम बनाओ। इस शहर में तुम पहली बार आए हो, मैं तुम्हें शहर दिखाऊंगी। जो चीज़ें राजधानी में नहीं हैं वे दिखाऊंगी। शहर हमने एक बार नहीं 4-4 बार देखा है डियर सिस्टर। हाँ, अपने घर ले चलो तो हम गर्मी की छुट्टियाँ इस रंगीन शहर में बिता सकते हैं। पक्की बात, चलो बिस्तर गोल करो। लीना ने हाथ बढ़ाया, तीनों के हाथ आपस में मिले। तभी दरवाजे पर मैनेजर सुखीराम प्रकट हुए। खबरदार, यहाँ से जाने का नाम न लेना। 2 दिन और ठहर कर फिर जहाँ चाहे चले आना। अरे दुखीराम जी आप? दोनों उछल पड़े एक साथ। धत तेरे की, सत्यानाश हो तुम्हारा। कितनी बार कहा, मेरा नाम दुखीराम नहीं सुखीराम है। तो दोस्तों, यहाँ पर ख़त्म होती है आदमखोर चीते की कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, क्रिएचर यूनिवर्स का अब आखिरी महायुद्ध आने को है। यह महायुद्ध अब बेहद निकट है। बस आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया।